हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कड़कती हुई ठंड में आपका जो हौसला है तैयारी का वो कम नहीं हुआ होगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आशा है कि ओनली यूपीएससी की जो ये पहल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की, ये काफ़ी हद तक सफल हो रही होगी, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी मदद भी मिल रही है। आप लोगों के जो डाउट्स हैं और जो भी आपकी जो आप जो बताते हैं इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, उन पे हम रोज़ाना काम ज़रूर करते हैं, आपकी बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हमारी जो क्वेश्चन सीरीज़ है हम आपके लिए लाने वाले हैं, वो भी शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर उससे शुरू होने वाली है। प्लीज़ वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए, ताकि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन सीरीज़ लेने की, वो आपके हाथ से जाने ना पाए। हम कोई अलग से सीरीज़ नहीं निकाल रहे हैं, हम आपको हर एक क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी हो सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको बस क्या करना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, और डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो उसका जो आंसर है वो उसकी वर्ड लिमिट के अनुसार आप लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट पर भी जो ओनली यूपीएससी की वेबसाइट है वो आपको उसी समय बता दी जाएगी, आप उस पर भी भेज सकते हैं। तो आपको करना बस इतना ही है कि ओनली यूपीएससी के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, रोज़ जो क्लास हो रही है उनको लगातार टाइमली करते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हों तो प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें प्लीज़ शेयर करिए कि आपको ये जो हमारी जो पहल है वो किस तरीके से पसंद आ रही है, क्या ये तरीका सही है या नहीं सही है, या हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने ज्योग्राफी के जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको हम साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी पे भी अप्लाई करते हुए चलेंगे। हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम उसको सेपरेटली नहीं पढ़कर हम जो कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी के बेसिस पे भी पढ़ते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, वो रहने वाला है इंडिया। हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया इस पूरी जो अर्थ है उसमें कहाँ लोकेट करता है, इंडिया के आसपास कौन से देश हैं, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होने वाला है, इंडिया की जो पोजीशन है वो इतनी यूनिक क्यों है खुद में, और मतलब इंडिया की पोजीशन काफ़ी यूनिक है। अभी हम आगे क्लास में हम देखने वाले हैं क्यों है ऐसा कि इंडिया की पोजीशन बहुत यूनिक है। या आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत से लोग इंडिया आए थे, तो क्यों आए थे, इंडिया में इतने सारे देशों के लोग, अलग अलग देशों के लोग ट्रेडिंग करने क्यों आए थे, उसका क्या कारण है। और देशों में भी तो जा सकते थे, लेकिन हमारे ही देश में विभिन्न तरीके के विभिन्न देशों से लोग आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर रहा होगा, वो कारण है इंडिया का लोकेशन। इंडिया एशियन महाद्वीप में एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में पाया जाता है। वो इस तरीके से बसा हुआ है कि वो खुद में एक छोटा महाद्वीप कहलाता है, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है, उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है बाकी देशों के साथ, वो पिछले के समय में भी और आज के समय में भी टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते बढ़ते काफ़ी आसान होती जा रही है। उसका समुद्र में जो उसकी लोकेशन है, इंडियन ओशन में जो उसकी लोकेशन है, वो उसको और देशों के साथ कनेक्ट करने में, ट्रेडिंग करने में, समुद्र के रास्ते से यात्रा करने में काफ़ी आसान बनाती है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, तो पुराने ज़माने में जो ट्रेडर्स थे या फिर जो घुमंतु लोग थे, जो कि मतलब ट्रैवलर्स थे, वो समुद्र के रास्ते से ट्रैवलिंग करते थे। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो समुद्र के रास्ते से कई देशों को इंडिया के साथ जोड़ता है। आइए समझते हैं। तो क्या होता था इंडिया की आज के समय में इस दुनिया में जो पोजीशन है वो काफ़ी आगे है। आप कहीं भी जाएंगे इंडिया को हर कोई जानता है। इंडिया ने अपनी इन आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने अपनी जो पोजीशन
बनाई है वो कई अलग अलग क्षेत्रों में बनाई है, भले ही वो एजुकेशन में क्यों ना हो, ट्रेडिंग में क्यों ना हो, इकोनॉमी से रिलेटेड क्यों ना हो, हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में इंडिया ने एक मुकाम हासिल किया है। वो क्यों कर पाया है, उसका एक जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी कर पाया है। तो हिस्ट्री में देखें या करंट में देखें या आने वाले फ्यूचर में भी देखें तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, और इसका कहीं ना कहीं जो योगदान है वो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन भी देती है। तो अब इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी इस अर्थ के ऊपर क्या लोकेशन है। सबसे पहले तो हम जानते हैं इंडिया। किस महाद्वीप में आता है? एशिया। एशिया महाद्वीप में आता है। अब एशिया महाद्वीप है उसके बिल्कुल सदर्न पार्ट में आता है, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। मतलब कि पूरे एशिया से, ये पूरा एशिया है, ईस्ट वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न एशिया, फिर एक सदर्न एशिया आता है। ये उस पूरे एशिया से हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ में, ये उन हिमालयाज़ की वजह से ये उस एशियाई कॉन्टिनेंट से कुछ इस तरीके से अलग होता है कि ये खुद के साइज़ की वजह से भी खुद में ही एक छोटा सा महाद्वीप बन के तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या रहने वाला है। अब मैप बनाना तो इस इतनी सी जगह में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम उसको इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ करो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इंडिया का क्या लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहने वाला है, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग लैटिट्यूड्स होती हैं। तो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है? इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। कैसे? इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? सॉरी, इसे हटा देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है। तो जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। मतलब कि अगर ये 0 डिग्री है तो कहीं ना कहीं 8 मिनट यहाँ होगा, 37 यहाँ होगा, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पर है। इतने बीच में वो लोकेट करता है। इन लैटिट्यूड्स के बीच में वो कहीं ना कहीं लोकेट करता है। अब जैसा कि हमने जब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स, हम लैटिट्यूड से भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर पा रहे थे। लेकिन जब हमें ये पता चल रहा था कि कोई भी पोजीशन अगर इन लैटिट्यूड्स के बीच में है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए फिर हम लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का हमने पोजीशन निकाला तो हमें एक पॉइंट की अच्छे से पोजीशन पता चल गई थी। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ इंडिया की लोकेशन निकालने वाले हैं। हमें यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो हमें पता चल गया, जो कि है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। फिर हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो अब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इंडिया जो है वो पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, जिसका एक्सटेंट होगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, सॉरी
तो ये हाँ, तो ये जो है ये इस तरीके से होगा। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इस तरीके से है। अब इंडिया का हमने ये बना दिया, तो हमें इंडिया की लोकेशन पता चल गई कि इंडिया की लोकेशन कहीं यहाँ पे रहने वाली है। इंडिया की लोकेशन कहीं यहाँ पे रहने वाली है, हमें ये तो पता चल गया। अब उसके कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन हमें अर्थ के ऊपर पता चल गई, ग्लोब के ऊपर पता चल गई, बट बेसिकली इंडिया की ऐसी क्या खास लोकेशन है जो उसे अन्य देशों के साथ आसानी से कनेक्ट करने में मदद करती है। तो बात कर लेते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में है हिमालयाज़। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है हिमालयाज़, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, फिर से अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे इंडिया माने, ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में जो है इंडिया यंग, यहाँ पे लिखते हैं यंग फूल माउंटेन से घिरा हुआ है। बेसिकली माउंटेन से घिरा हुआ है, मतलब कि अगर इतना हिस्सा हम देखें इंडिया का ऊपरी हिस्सा, तो वो माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे 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 करके जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ये माउंटेन्स मतलब स्टीपर या फिर कम होते चले जाते हैं और फिर प्लेन का हिस्सा आता है। फिर धीरे धीरे करके जब हम प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं, तो इंडिया जो है, इंडिया को यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिया की शेप थोड़ी थोड़ी कुछ इस तरीके से होने लगती है। तो इंडिया माउंटेन से शुरू होकर प्लेन्स पे जाके ख़त्म होता है और कुछ इस तरीके से अपने शेप को इस तरीके से शेप लाता है कि वो इंडियन ओशन में इस तरीके से बना है कि वो इंडियन ओशन को दो भागों में बांट देता है। ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी। ठीक है, अगर हम बात करें ये दोनों जो सी हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये दोनों इंडियन ओशन का ही भाग हैं, लेकिन इंडिया इन्हें दो भागों में डिवाइड करता है। यहाँ पे कहीं भी इंडियन ओशन हम लिख देते हैं, इंडियन ओशन ही है ये पूरा, लेकिन इंडिया की शेप की वजह से जो नीचे से पेनिनसुलर शेप है, इसे हम पेनिनसुलर शेप कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है और आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को ऐसा जानबूझ के रखा गया है क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन क्लासेस का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप आगे की क्लासेस जो एडवांस क्लासेस हैं उसमें जो पढ़ें, तो आपके माइंड में एक सेट वोकेबलरी, एक सेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स होने चाहिए। उनको उन क्लासेस को लेते वक्त, एडवांस क्लासेस को लेते वक्त आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि कुछ छूटा छूटा लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है या मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। बाकी जब हम एडवांस क्लासेस लेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसे हम पेनिनसुलर शेप कहते हैं। पेनिनसुलर शेप क्या है, ऐसा लैंड जो तीन दिशा से पानी से घिरा हो। तो पहली एक दिशा ये, मतलब तीन तरफ से, और ये तो धरती का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम पेनिनसुलर शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंडिया की इस शेप की वजह से हुआ क्या, आप देखो पुराने ज़माने में सब लोग सी रूट का ही इस्तेमाल करते थे ट्रैवलिंग करने के लिए। तो हुआ क्या
इंडिया की इस पोजीशन की वजह से और समुद्र में अपना इतना बड़ा जो पोजीशन है उसको इस वजह से क्या हुआ कि और इधर उधर की कंट्रीज़ को उससे कनेक्ट करने में आज़ादी मिली, वो मतलब आसानी हुई। किन कंट्रीज़ को, अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वेस्ट की तरफ वेस्टर्न एशिया को आसानी हुई, यूरोप को आसानी हुई, अफ्रीका को आसानी हुई इंडिया की तरफ बढ़ने में। क्योंकि अगर इस तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ तो यूरोपियन देश आएंगे, वेस्ट एशियन देश आएंगे और अफ्रीका भी आएगा। इधर की तरफ अगर हम जाएं तो इधर ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमें कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इस वजह से इंडिया का जो कल्चरल वो काफ़ी रिच है। आपको इंडिया में सिर्फ इंडियन ही नहीं, काफ़ी अलग अलग ग्रीक आर्किटेक्चर देखने को भी मिलता है। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई यूरोपियंस जो हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया और अपनी कुछ छाप छोड़कर इंडिया में छोड़ी और चले गए। तो इस वजह से इंडिया का जो कल्चर है या फिर आर्किटेक्चर है वो काफ़ी रिच है, काफ़ी मतलब वर्सेटाइल है, काफ़ी विभिन्न तरह के आपको आर्किटेक्चर या कलाएं देखने को मिलती हैं इंडिया में। एक यही कारण है क्योंकि इंडिया में जो एक्सेस है और देशों का वो काफ़ी आसान था इस पोजीशन की वजह से। ठीक है, अब इंडिया की पोजीशन ये हो गई कि ऐसा इसलिए हुआ। अब क्या हुआ कि समुद्र का रास्ता है, लेकिन समुद्र के रास्ते में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो यूरोपियन देशों का आना जाना लगा रहता था। तो इस वजह से क्या हुआ, एक कैनाल का निर्माण किया गया, स्यूज कैनाल का इस्तेमाल किया गया। ये रशिया के जो एक रेड सी है, अगर आप अपनी एटलस में देखोगे, मैं बता दे रही हूँ, रेड सी है, वहाँ पे ये बनाई गई है, जो कि इंडिया को काफ़ी घूमते हुए जाना पड़ता था। लेकिन अब इंडिया जो है इस रेड सी स्यूज कैनाल का यूज़ करके आसानी से यूरोपियन कंट्रीज़ को एंटर कर सकती है, जिससे 7,000 किलोमीटर का फासला कम हुआ है। इससे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है इंडिया को। इंडिया ने नहीं शुरू किया है, शुरू यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं किया है, लेकिन जो आने जाने का रास्ता है उसकी इतनी जो दूरी है वो कम हुई है। तो ये सब ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। हमने ये सब देखा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, उसका क्या फिज़िकल पोजीशन है, कैसे सी को कट करता है, किन कारणों की वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्हें इंडिया को एक्सेस करने में आसानी रहती है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों की। तो अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडिया के 2 तरीके के पड़ोसी देश हैं। एक जो उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और एक वो जो उसके कोस्ट लाइन या फिर हम उसे सी नेबर्स भी, ओशन नेबर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उसके कुछ पड़ोसी देश हैं जो उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसका लैंड बॉर्डर कितना है। इंडिया का अगर हम लैंड बाउंड्री देखें तो वो लगभग कितनी है, और अगर हम कोस्ट लाइन देखें तो वो लगभग इतनी है। इन नंबर्स में हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि इन जो फिगर्स होती हैं इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अपनी बुक्स में, इंटरनेट पे क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करो। अगर वीडियो में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताई जा रही है तो कोशिश की जाती है कि आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, कहीं पे डाउट आता है कि नहीं ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। ये मेन लैंड की बाउंड्री है, मतलब कि मेन लैंड की मतलब कि कुछ जो टेरिटरी है इंडिया की वो ये पूरे इंडिया से अलग हटके भी हैं, तो ये मेन लैंड की बाउंड्री है। कोस्ट लाइन बाउंड्री है।
तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर किन किन कंट्रीज़ के साथ करता है। तो अगर हम दिशा के आधार पर देखें, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया अपना नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो चाइना, भूटान और नेपाल, ये 3 कंट्रीज हैं जिसका अपना नॉर्थ बॉर्डर इंडिया अपना शेयर करता है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल हमारे वो 7 नेबर्स बन रहे हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इनके अलावा इंडिया के 2 नेबर्स और हैं जो कि हम उन्हें सी नेबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के साथ किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं शेयर कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया के काफ़ी समीप हैं। तो अगर हम बात करें तो ऐसे 2 जो नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये इंडिया के 2 सी नेबर्स हैं, मैरीटाइम नेबर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट नेबर्स हैं, मतलब कुछ इस यहाँ पे वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखिए, इंडिया बेसिकली तिब्बत जो है वो इंडिया के साथ, भूटान और नेपाल वो बेसिकली इंडिया के साथ नॉर्थ में अपने बाउंड्री शेयर करता है। ईस्ट में अगर हम देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे है कुछ यहाँ पे, और वो इंडिया से किस तरीके से अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है पाक स्ट्रेट की वजह से। अब पाक स्ट्रेट क्या है, देखो किसी लैंड को अगर कोई लैंड एक दूसरे लैंड से अलग हो रहा है तो ज़रूर उसके बीच में वाटर बॉडी होगी, और अगर 2 वाटर बॉडीज़ अलग हो रही हैं तो ज़रूर उसके बीच में लैंड होगा। तो अगर यहाँ पर 2 लैंड अलग हो रहे हैं तो उसके बीच में वाटर बॉडी है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। जो छोटी सी कैनाल या फिर छोटा सा चैनल बन रहा है वाटर का, उसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट बेसिकली इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी हमने नेबर्स भी देख लिए हैं, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट भी देख लिया है। आज की वीडियो में हमें इंडिया के बारे में जो भी बेसिक जानना था हमने जान लिया है। आगे के जो क्लासेस हैं वो थोड़े अलग हटके होने वाले हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चन सीरीज़ रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लासेस का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।